Right, children. So in the previous chapter, previous class, we have started a new chapter. The name of the chapter was enhancement of food production. ठीक है. Now enhancement के हमने we are focused onto the various reasons. What is the need of the enhancement of the food production? ठीक है. And it is not only the production but also the quality. ओके क्यों जरूरी था? हमने पढ़ा कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमने पढ़ा कि लैंड अंडर कल्टीवेशन इज डिक्रीजिंग, हमने पढ़ा है फ्रीक्वेंसी ऑफ इनटेक ऑफ फूड इज इंक्रीजिंग, ठीक है, डिमांड फॉर द फूड इज इंक्रीजिंग, देन द फूड इज बीन आल्सो यूज्ड फॉर द पेट्स एंड अदर. पहले क्या हम केवल अपना बचा हुआ फूड जो होता था वही हम पेट्स को देते थे. नाउ we are giving the same quality of food what we are consuming for ourselves. ठीक है. And beside that the food is also being used for several other purpose like for biodiesel or petrol or some other type of food items, some plastics or some gum or some other type of things which are not edible but they are derived that is they can be derived from food items. ठीक है. तो इन सबको देखते हुए हमको हमारी नीड जो है वो बढ़ती चलेगी. पहले जो होते थे पुराने जमाने में लोग बाग दिन में 2 बार खाना खाते थे. अब देखो एनी टाइम दे आर रेडी टू ईट. आप किसी का पेट कितना भी भरा हुआ शादी ब्याह में जाते हैं, there are about 200 items, 150 items, and people try to taste every one of that. चाहे उसका पेट में जगह हो चाहे नहीं है, लेगा वो, उसके बाद थोड़ा सा खाएगा, बाकी फेंक देगा. तो दैट सो मच ऑफ वेस्टेज इज देयर. ठीक है. और उसके बाद यू सी मतलब द वेस्टेज ऑफ फूड इज ऑल्सो वेरी हाई. एंड हमारी तृष्णा इतनी बढ़ गई है कि कितना भी पेट भरा हो फिर भी हाँ खाना है. यस आई विल हैव. अब किसी कोई भी आ जाए आप या किसी से मिले, आप बोला आइसक्रीम खाएगा, एनीबडी इज रेडी, भले उसका हाल कैसा भी हो, है ना. तो दैट आर द वेरियस रीजन. पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था. आदमी 2 बार खाना खाता था, सुबह खाना खाया और उसके बाद शाम को खाया. उसने कोई बीच में गुलाब जामुन नहीं खाना, कोई आइसक्रीम नहीं खाना, कोई बिस्किट नहीं खाना, कोई क्या कहते हैं पिज्जा या पैटीज और नो स्वीट्स. ये जो हमको तरह तरह के स्वीट्स मिलते हैं स्वीट शॉप पे आजकल, ये सारी चीजें किसी जमाने में डेलिकेसीज होती थी दैट दे यूज्ड टू गेट ओनली इन वंस इन ईयर और ट्वाइस इन ईयर. कभी फेस्टिवल होते थे तब, या कभी कोई बड़ी शादी वगैरह होती थी तब. ठीक है. आजकल ये एवरीवन की रीच पे हो गए हैं. तो देर आर सेवरल रीजन. ठीक है. फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि फूड वेन एवर इट कम्स इट बेसिक्स जो सोर्स है वो 2 ही है, दैट इज आइदर प्लांट फ्रॉम और फ्रॉम एनिमल. ठीक है. और फिर हमने एनिमल फूड के ऊपर पढ़ा था कि कौन कौन से टाइप के एनिमल्स है जिनको फूड मिल रहा है, कौन कौन से टाइप ऑफ एनिमल्स हमको फूड मिल रहे हैं. दे मे बी मिल्क फ्रॉम द वेरियस टाइप ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स, फिर फ्लैश है, फिर एग्स हैं, फिर हनी है, फिर अदर टाइप की चीजें हैं, कुछ मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं फर्दर. ठीक है. तो ऐसा हमको कई सारी चीजें मिली. तो अब हमको इन सबको एनहांस करना है. दैट इज आवर डिमांड इज टू एनहांस द प्रोडक्शन ऑफ ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ फूड. तो उसको हमने अलग अलग कैटेगरीज में डाल दिया. अब एनिमल फूड की जब हम बात कर रहे थे तो उसको हमने एनिमल हस्बेंड्री टॉपिक के अंदर पढ़ा. लेट अस सी व्हाट इज देयर फर्दर अबाउट द एनिमल हस्बेंड्री. एनिमल हस्बेंड्री में हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में अबाउट द कैटल फार्मिंग. ठीक है. डेयरी फार्मिंग के लिए, डेयरी फार्मिंग में हमारी चॉइस क्या क्या थी? दैट इज सिलेक्शन ऑफ एनिमल, सिलेक्शन ऑफ ब्रीड, देन शेल्टर, देन वेरियस टाइप ऑफ फूड व्हाट वी हैव टू गिव. ठीक है. उसके अलावा उनका केयर में क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेदर, प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रीडेटर एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीजेस. ठीक है. एंड द लास्ट एंड अल्टीमेट वाज the breeding program. And breeding is necessary because whatever type of food we are getting, mainly it is coming through the way of breeding. मिल्क तब तक नहीं होगा जब तक गाय बच्चा नहीं देगी, या मतलब एनिमल इज नॉट हैविंग इट्स ओन बेबी. तो बिकॉज इट इज द मिल्क दे आर प्रोड्यूसिंग मिल्क फॉर देयर ओन बेबीज, नॉट फॉर अस. ठीक है. तो दे हैव टू हैव अ बेबी और काफ और वट एवर इट इज. ठीक है. शीप हो सकती हैं या गोट हो सकते हैं, उनके बच्चे जब तक नहीं होंगे तब तक वो दूध नहीं देंगे. तो इसलिए भी ब्रीडिंग जरूरी है. ब्रीडिंग इज ऑल्सो नेसेसरी टू इंक्रीज द हर्ड साइज. ठीक है. इसके अलावा जो एग्स होते हैं वो तो सोर्स ही ब्रीड मतलब रिप्रोडक्शन के सोर्स के थ्रू ही आ रहे हैं. तो ब्रीडिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट aspect of any kind of animal husbandry. Okay, let me open the PDF of book and we'll continue. Okay, so the next is poultry farm management. Yeah, poultry farm. Poultry काय के लिए होती है? Poultry is mainly for the eggs and also for the various type of chick और birds जिनके flesh खाए जाते हैं. तो poultry is a class of domesticated fowls
also are generally used for birds and mainly for the hens. ठीक है, use for food and for their eggs. That typically include chicken, जो मुर्गा मुर्गीज होते हैं, chicken, ducks, ठीक है. Ducks are also for rare for both, that is the eggs and for their own flesh, and sometimes turkey and geese. ठीक है, तो ये these are the birds. इसके अलावा भी कई सारे दूसरे birds जो हैं world over use होती हैं. The word poultry is often used to refer the meat of only these birds, but in more general sense it may refer to the meat of other birds also. ठीक है, अब ये डिपेंड करता है, दुनिया बहुत बड़ी है and in the different parts of the world different kinds of birds are consumed or their eggs have been used. तो कोई सी भी बर्ड हो सकती हैं जिनको को खाते हैं, उनका सबका जो कल्चर हम कर रहे हैं, that will become under the heading of poultry management. And the poultry management also will be managed in under these headings only. Selection of animals की जगह bird लिखते हैं, bird itself is animal, no problem. ठीक है, तो selection of animal now वो आपको तय करना है कि भाई आप मुर्गी पालें या आप गीस पालेंगे या आप टर्की पालेंगे. ठीक है, that further depends कि भाई किसकी डिमांड ज्यादा है बाजार में या किसकी वैल्यू ज्यादा है. ठीक है, जहाँ मुर्गी का एक अंडा जो है आपको 7 रुपए में बिक जाएगा बाजार में, और टर्की का या गीज का एक एग जो है वो शायद 15-20 रुपए में मिलेगा, बिकॉज दे आर बिग साइज ऑल्सो एंड दे आर रेयर ऑल्सो. ठीक है, तो वो उस हिसाब से भी हो गए. एंड you may also have to think that the bird which you are using, वो bird not only for the eggs but also for their flesh purpose, तो वो भी उसकी वैल्यू होनी चाहिए. तो shelter of breed, selection of breed हो जाएगा. Then shelter, that is where will you keep. Now you cannot keep birds in open because there are got number of predators. They are not only cat and then क्या कहते हैं other predators which are generally seen, but इसके अलावा snakes are also there. And उसके अलावा dogs are there. There are so many other type of there. Some other birds are also there जिसको हम क्या कहते हैं, hawks कहते हैं. ठीक है, eagles कहते हैं. तो they may also take away birds. तो इसलिए जरूरी है कि the birds should always be kept in a close क्या कहते हैं cage. ठीक है, and the cage size should also be such small that even the snakes or the rats cannot enter. Rats of course they will not eat away the birds but they will consume their food. ठीक है, तो वो हमारी प्रोडक्टिविटी को अल्टीमेटली अफेक्ट करेंगे. तो वो शेल्टर हो गया. देन नेक्स्ट इज बैलेंस डाइट, like cattle's, the balanced diet is very important for the birds also. Now birds can be reared for two purposes. I said it may be for the eggs or it may be for the flesh, so their demands will be different. अगर एग लेइंग बर्ड्स हैं तो उनको प्रोटीन के साथ कैल्शियम भी ज्यादा देना पड़ेगा बिकॉज द शेल ऑफ द एग इज मेड अप ऑफ कैल्शियम. तो कैल्शियम रिच डाइट ऑल्सो, मतलब द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन इनफ ऑफ कैल्शियम. बट इफ इट इज ओनली फॉर फ्लैश, then the calcium demand, extra calcium is not required. Then ordinary food plus excess of protein is required because the protein is for the bodybuilding, that is for protein for their muscles, and it is the muscles which is actually consumed when we are talking about any type of meat. Then the care, तो केयर यहाँ पे कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है अगेंस्ट वेदर बिकॉज द बर्ड्स आर वेरी डेलिकेट. सो अ लिटिल बिट चेंज इन द टेम्परेचर में कॉज देयर डेथ. तो इसलिए वहाँ पे केयर जो है अगेंस्ट वेदर इज वेरी इंपॉर्टेंट. मे इट बी समर्स और मे इट बी विंटर्स और मे इट बी इवन रेन व्हेन टू मच ऑफ ह्यूमिडिटी इज. प्रेडेटर्स तो अपन ने डिस्कस किया ही है. देयर आर सेवरल वैरायटी ऑफ प्रेडेटर्स, तो उन सबसे बचाने के लिए सो वी विल यूज केस, है ना. एंड उसके अलावा डिजीजेस, बर्ड्स आर वेरी सस्पेक्टेबल टू द वैरायटी ऑफ डिजीजेस. कई तरह की बीमारियां होती है बर्ड्स को, है ना. तो उनके लिए सबके लिए फॉर मेनी ऑफ द डिजीजेस वैक्सीन्स आर अवेलेबल. For many of diseases vaccines are available. And then also take care, we have to take too much of care. Fumigation भी करना पड़ सकता है और आपको उसकी cleaning time and time again you have to do. So वो सब जो है उसका क्या कहते हैं केयर हो जाएंगे. एंड ब्रीडिंग ऑफ कोर्स, द अल्टीमेट एम ऑफ द बर्ड इज टू गेट एग, और एग के लिए तो ब्रीडिंग ही सोर्स है. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हमने वहां पे पढ़ी उन्हीं को यहाँ पे वापस से देखते हैं. द वर्ड पोल्ट्री ऑफन यूज, अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया. सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं. एज इन डेयरी फार्मिंग, सिलेक्शन ऑफ द डिजीज फ्री सुटेबल बर्ड्स breeds, proper and safe farm condition, and proper feed and water and hygiene, health care
आर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द पोल्ट्री फार्म। तो जो कुछ अभी हमने डिस्क्राइब करा उसको सबको इसने एक छोटे से पैराग्राफ के अंदर लिख दिया कि एज एन डेयरी फार्म, जैसे अपन ऊपर कर रहे थे, सिलेक्शन ऑफ डिजीज फ्री सुटेबल ब्रीड। नाउ देर आर नंबर ऑफ टाइप ऑफ ब्रीड्स अवेलेबल। अब इंडियन बर्ड्स भी होती हैं, है ना, उनको हम क्या नाम कहते हैं, नीली एंड रावी एंड ऑल, है ना, बट वो बर्ड्स जो होती हैं वो क्या, दे आर वेरी स्लो टू ग्रो, एंड वो महीने में 10 12 15 अंडे देने वाली मुर्गी है, ठीक है। उसके बदले में यू विल गेट व्हाइट लेगॉन एंड अदर बर्ड्स जो है दे आर गुड एग लेयर्स। तो हमको वो वाली बर्ड्स चूज करनी जो ज्यादा अंडे देती हो पर मंथ, है ना। बिसाइड दिस दे आर रेजिस्टेंट, हार्डी हो, वो यहाँ की कंडीशंस को आसानी से टॉलरेट कर जाती, ठीक है। नाउ प्रॉपर फीड, बिकॉज फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, made before eggs, made before flesh, जो भी है, and for their own growth also, and water and hygiene। तो मैंने आपसे कहा hygiene because the birds are very susceptible to the different type of diseases। तो अगर केज गंदा रह जाएगा, अगर उसकी ध्यान नहीं रखेंगे, उसमें मरा हुआ जानवर पड़ा रहेगा या कुछ फूड जो सड़ रहा होगा, बर्ड्स खा जाएंगे उनको, या नहीं भी खाएंगे तो क्या होगा, उसके कारण जो है एनवायरमेंट में काफी सारे वायरस बैक्टीरिया हो जाएंगे, एंड दैट मे बी inhaled by them and they may lead to the different diseases। तो हेल्थ केयर आर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द पोल्ट्री बर्ड्स। बात करते हैं यहाँ पे, ये बहुत पुरानी बुक है, द चैप्टर वाज रिटन समवेयर अबाउट 15-16 इयर्स बैक, है ना। 15 साल पुरानी बुक भी होगी तो कम से कम 1-1.5 साल पहले उसका मैटर कलेक्ट किया होगा। तो ये उन दिनों की बात है जब बर्ड फ्लू वाज वेरी कॉमन। अभी बर्ड फ्लू जो है हमने पिछले कई सालों से नाम भी नहीं सुना है, लेकिन यहाँ पे लिखा है यू मे हैव सीन टीवी न्यूज एंड रेड इन न्यूज़पेपर रिपोर्ट अबाउट बर्ड फ्लू वायरस। कहाँ सुना है आप लोगों ने, अब तो पैदा भी नहीं होंगे तब, या इक्का दुक्का साल के रहे होंगे जब बर्ड फ्लू आया था, ठीक है। विच क्रिएटेड अ स्केयर इन द कंट्री एंड ड्रास्टिकली अफेक्टेड द एग एंड चिकन कंजम्पशन। तो जब बर्ड फ्लू आ गया तो लोग मतलब काफी तेजी से मुर्गियां मरने लगी थी, एंड पीपल हैव स्टॉप्ड कंज्यूमिंग बर्ड्स thinking the virus may enter in their body also। Now again we must remember that viruses or any disease pathogen for that sense are always host specific। तो मुर्गी का वायरस वो मुर्गी में रहेगा, इंसान में नहीं आने वाला। बट fear is fear। Ultimately we all are having our only one life, है ना। तो नो बडी वॉन्ट टू टेक चांस कि भाई वो वायरस हमको आ जाए, जैसे मुर्गी मर रही थी वैसे हम मर जाए। तो ऑल एवरीबडी केप्ट देमसेल्फ अवे फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ दीज एग्स एंड चिकन एंड ऑल। बट ऐसा कोई फियर वाली बात नहीं है, क्योंकि हम कोई कच्चा नहीं खा रहे हैं किसी भी खाने को। तो अगर एग को बॉईल करेंगे बट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 6 से 7 मिनट, तो कौन सा वायरस और कौन सा पैथोजन उसमें जिंदा बच जाएगा। और इफ द bird is cooked on in pressure cooker at a temperature of 130 to 160 degree Celsius for 5 minutes or 2 minutes, तो कोई वायरस उसके अंदर जिंदा नहीं बचता। बट फियर तो है, फियर तो है। हाँ, इट कैन बी अलार्मिंग सिचुएशन फॉर दोज पीपल जो क्या कहते हैं बारबेक्यू करके खाते हैं, बिकॉज समटाइम जो है अंदर से वो अनकुक्ड रह जाता है। तो वो है ना bird flu which created a scare in the country, drastically affect the egg and chicken production। Find out more about the disease, whether the panic was justified। तो हमने कहा it was not justified, it was just a fear, है ना। और फिर क्या है, देश में बहुत सारे ऐसे ज्ञानी बैठे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं होता सिचुएशन से, बट दे विल स्पीक एंड दे विल टॉक एंड दे विल डिस्कस ऑन द नेशनल टीवी, है ना। वो आकर के बड़ी बड़ी बात, एंड दे विल क्रिएट पैनिक की सिचुएशन। जहाँ सही है वहां उसको गलत करेंगे, जो गलत है उसको सही करेंगे। तो वो लोग होते हैं एंड दे आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम। नाउ हाउ वी प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द फ्लू इन केस ऑफ चिकन आर इन्फेक्टेड। तो उस केस के अंदर क्या है, बिकॉज वेन एवर बर्ड का पोल्ट्री फार्मिंग हो रहा है तो वहाँ क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स आर केप्ट इन सिंगल केज। वी कैन नॉट अफोर्ड टू कीप ईच बर्ड इन द डिफरेंट केज। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी के पास में 2000 बर्ड्स हैं, किसी के पास 5000 बर्ड्स है, तो 5000 छोटे छोटे पिंजरे तो लाएगा नहीं वो। तो एक बड़ा डोमेट्री जैसा बड़ा सा एक पिंजरा होगा, उसके अंदर ये बर्ड्स रहेंगी, ठीक है। हो सकता है 100 200 बर्ड्स हों एक एक पिंजरे के अंदर इतने। तो अगर इफ वन ऑफ द बर्ड इज अफेक्टेड, द चांसेस आर दैट ऑल अदर बर्ड्स विच आर लिविंग इन दैट केज मे गेट अफेक्टेड, ठीक है। एंड बर्ड्स आर
फिर क्या वो पंख फड़फड़ाते हैं, वो जो भी है, तो वो वायरस को इवन डेसिपेट कर देते हैं हवा में. एंड व्हेन इफ द अदर केजेस आर देयर नियर बाय, then it may get also be affected. So the very first and foremost thing is that the one who is taking care of such birds immediately should identify that which is the bird which is affected, and it should be isolated, it should be removed, it should be killed, it should be burned, whatever one has to do in order to protect or prevent the other birds from infection. ठीक है, तो वो ही एक तरीका है. एंड अदर बर्ड्स, if the vaccines are available, the birds should be vaccinated well in advance. तो ये तरीके हैं बर्ड्स के बारे में. बहुत छोटा सा लिखा है लेकिन स्टेप्स वही है. So if we go through those same steps we can understand. यहाँ पे some improved breed of cattle and chicken are given. one ही दे रखी है. गाय के नाम पे जर्सी दे रखी है ना, और मुर्गी के नाम ये मुर्गा दे रखा है. मुर्गा अंडा नहीं देता बट ब्रीड दे रखी है, वो लेगॉन है. ठीक है, तो ये लेगॉन एंड गाय के नाम पे जर्सी दे रखी. जर्सी काऊ आपने बहुत सारी देखी होगा अपने शहर में, है ना. ये जो सड़क पे घूमती है उनमें कोई जर्सी काऊ नहीं है. वो कभी भेजेगा ही नहीं उसको सड़क पे, बिकॉज दे आर सो वैल्यूएबल, मतलब बहुत महंगी है. एंड अच्छा दूध दे रही है और ज्यादा टाइम तक दे रही है. उनका लैक्टेशन पीरियड इज मोर, milk production is more, so nobody will send them out on the road to cause accident, and all. चलिए हटाइए यार, क्या कर सकते हैं, देश ये सारा. यहाँ पे लोगों का क्या है, अपनी खुद की चिंता कर ले, बड़ी बात है. एनिमल ब्रीडिंग की बात करते हैं. नाउ ब्रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. ठीक है, हमने पढ़ा ब्रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फॉर टू इंपॉर्टेंट रीजन. बिकॉज इट इज द ब्रीडिंग थ्रू विच वी आर गेटिंग मिल्क और वी आर गेटिंग एग्स. ठीक है, फ्लैश की बात छोड़ दी. एंड सेकेंडली इट इज द ब्रीडिंग बाय विच वी आर इंक्रीजिंग द हर्ड साइज, है ना. सो वी विल हैव मोर नंबर ऑफ काउज और बफेलोज और शीप और गोट और व्हाट यू कॉल बर्ड्स एंड ऑल. ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है कि हम ब्रीडिंग की बात करें. नाउ ब्रीडिंग इज also associated with the improvement of the breed. ठीक है, improvement of the variety. तो वो सारी aspects को हम यहाँ पे टच करेंगे और ज्यादा ध्यान बल्कि इन्हीं पे देंगे. तो देखते हैं. ब्रीडिंग ऑफ एनिमल इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री. द एनिमल ब्रीड एम्स टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ द एनिमल्स एंड इंप्रूविंग द डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ द प्रोड्यूस. एक तो इंक्रीज करना है यील्ड को और दूसरा क्वालिटी इंप्रूव करना है. ना फॉर व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर would we breed? Would the selection of character differs from the choice of animal? Of course, birds का और animals का जो है वो अलग अलग तरह के चॉइस हो सकते हैं. what do we understand by term breed? breed का क्या मतलब होता है? हम जनरली breed कहते हैं, वो देखो वो डॉग्स की breed के बारे में, है ना. हम जनरली हम डॉग की ब्रीड के बारे में बोलते हैं कि वो जर्मन शेपर्ड है और ये लैब्राडोर है और वो डाल्मेशियंस है, और फिर कुछ आजकल तो बड़े बड़े नेम्स आ गए हैं, बहुत खतरनाक वाले नाम, पता नहीं कौन वो. ठीक है, मेरे को तो नाम भी नहीं याद है. करना क्या है ना. तो ये सारे, लेकिन ब्रीड का मतलब ये नहीं है कि वो कैसा दिखता है. ब्रीड का मतलब नहीं है व्हाट इज देयर साइज. ब्रीड का मतलब होता है रिलेटेड बाय डिसेंट. किस उनके पेरेंट कैसे थे, उनके पेरेंट के सेल्फ ब्रीडिंग से, सेल्फ मतलब उन्हीं उनके अंदर ही अंदर अगर आप उनके बच्चे लेंगे तो वो जो लाइन ऑफ डिसेंट है उसको हम ब्रीड कहेंगे. तो ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, अ ग्रुप ऑफ एनिमल रिलेटेड बाय डिसेंट एंड सिमिलर इन मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स लाइक इन जनरल अपीयरेंस, फीचर, साइज, कॉन्फ़िगरेशन एक्सेट्रा. ये डेफिनेशन याद कर लीजिए ब्रीड की, बाकी फालतू बातें लिखने की आवश्यकता नहीं है. ब्रीड की डेफिनेशन यही है, अ ग्रुप ऑफ एनिमल रिलेटेड बाय डिसेंट सिमिलर इन मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स. ठीक है, ग्रुप मतलब वो आपस में अंदर ही अंदर ब्रीड कर रहे हैं. मतलब अगर आपके पास ये वाली जर्सी काऊ है और आपके पास एक जर्सी बैल है, ना भी हो बैल, आपके पास केवल सीमेन है, उसी सीमेन से जर्सी बैल का ही सीमेन होगा, उससे हम इसको क्या कहते हैं फर्टिलाइज करेंगे. इनके बच्चे होंगे, उनमें कुछ मेल हो सकते हैं कुछ फीमेल हो सकते हैं. अगर फिगेट मेल तो उन मेल को इन फीमेल के साथ में हम ब्रीड कराएंगे. एंड दिस इज हाउ जो हमारे को डिसेंट मिल रहे हैं उनको सबको वन आफ्टर अदर अगर हम रखते चल जाएंगे तो वो एक लाइन ऑफ डिसेंट हो जाएंगे. दैट विल बी ब्रीड. तो जर्सी से, जर्सी को जर्सी से और जर्सी को जर्सी से ही आपको ब्रीड कराना है. ठीक है, फर्टिलाइज कराना है.
तो उनके बच्चों का आप जो है, अगर हमने जर्सी को होल्स्टीन से कर लिया या हमने हमारे क्या कहते हैं इंडियन ब्रीड से करा दिया, तो फिर वो जो है दैट विल नॉट बी ए ब्रीड, फिर तो वो क्या हो जाएंगे, वो हाइब्रिड वेराइटी हो जाएगी। ठीक है। नाउ find out the names of some of the common breeds of the cattle and poultry farm in your area. तो आप जा रहे थे ना पता करने के लिए, हमने क्वेश्चनरी लेकर के डेयरी फार्म पे, वहाँ लिखा था ना कि इट विल बी इंटरेस्टिंग इफ यू विजिट विद अ सर्टेन क्वेश्चन, है ना, ये लिखा, you would probably find it interesting if you were to prepare a questionnaire of diverse aspect of dairy farming or dairy keeping and then follow up with a visit to a dairy farm in a locality, है ना, and seek the answer. आपको कोई फार्म के नाम पे कोई बहुत बड़े फार्म पे जाने की जरूरत नहीं, जहाँ पे 100 250 25 छोटे मोटे फार्म भी हो सकते हैं, जिसके पास 10 गाय हैं उनके पास भी जा सकते हैं, यू कैन विजिट। डेफिनेटली नॉट ऑल द बर्ड्स, ऑल द काउस विल बी ऑफ सेम स्पीशीज, ऐसा कुछ नहीं होगा, उसके पास भी वैरायटी रहेगी, वो भी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम लर्न करता है कि पैसे, है ना। तो दूध वाले बहुत हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं अड़ोस पड़ोस में, है ना, हमारे यहाँ पे एसएस डेयरी है बहुत बड़ी, है ना, और इधर बहुत सारे हैं माला फाटक पे, तो किसी से भी पूछ सकते हैं। और अगर आपका लक अच्छा है, आप थोड़े अच्छी पहुंच रखते हैं, तो यू कैन इवन विजिट सम गुड प्लेसेस इन द सिटी दैट साइड, है ना। आजकल वो देव नारायण बस्ती बसने वाली है दूध वालों के लिए, तो यू कैन लेटर ऑन समटाइम एक बार जाइए, कैमरा वैमरा तो आजकल पास सबके पास मोबाइल पे रहते हैं, 8-10 क्वेश्चन लिख लीजिए, पूछ लीजिए, है ना, और मोबाइल पे रिकॉर्ड कर लाइए। हाँ भाई साहब, आप क्या कहते हैं, आपके पास कौन कौन सी तरह की गायें हैं, हाँ, कौन कौन सी ब्रीड है, तो वो भी बता देगा, साहब मेरे पास ये है वो है, थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोलेगा, थोड़ा सा माइनस कर लेना 10%, कभी खिलाता नहीं होगा कोई खास तरह का खाना, लेकिन बोलेगा जरूर हम कपिला पशु आहार खिलाते हैं साहब, देखेंगे वहां खड़े होकर के तो वो चारा भूसा ही खिला रहा होगा। ठीक है, तो ये तो खैर ठीक है, चलिए। नाउ व्हेन इन ब्रीड सॉरी व्हेन ब्रीडिंग इज बिटवीन द एनिमल ऑफ सेम स्पीशीज या सेम ब्रीड, इट इज कॉल्ड इनब्रीडिंग। अगर सेम टाइप की एनिमल्स के बीच में अगर हम ब्रीडिंग करा रहे हैं तो उसको हम इनब्रीडिंग कहेंगे। इट इज नॉट सो सिंपल जैसा कि हम सोच रहे हैं, इसके आगे ये जो इनको डिस्क्राइब करा है। एंड आउटब्रीडिंग क्या है, जब एक ब्रीड से दूसरी ब्रीड को अपन ब्रीड कराते हैं तो आउटब्रीडिंग। ठीक है, नो इनब्रीडिंग इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन, दो इट इज गुड ऑल्सो बिकॉज यू हैव टू कीप द सेम टाइप ऑफ ब्रीड। अगर आपको ब्रीड को मेंटेन करके रखना है तो आपको उनको आपस में ब्रीड कराना पड़ेगा, लेकिन उसके दो तरीके ना हो, है ना। तो हम बात करते हैं, देखिए इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग में क्या है, मान लीजिए रामलाल एक है, श्यामलाल एक है, रामलाल के पास में एक गाय और एक बैल है, श्यामलाल के पास में भी एक गाय और एक बैल है, मे बी ऑफ द सेम डिसेंट, उनके सबके मम्मी पापा एक रहे होंगे, कभी ऐसे होंगे। फिर रामलाल ने अपने अपने जो वो एक गाय और एक बैल है उनके आपस में बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे किए अप टू 6 जनरेशन। श्यामलाल ने भी अपने गाय के जो बच्चे हैं वो आपस में ब्रीड करें, नॉट लेटिंग देम टू ब्रीड विद एनी अदर एनिमल। ठीक है, वो जो उसके पास जो भी पर्टिकुलर ब्रीड है वही। अब 5-6 जनरेशन तक अगर ये रहेंगे, ये जो एक लाइन ऑफ डिसेंड है, ये जो दूसरी लाइन ऑफ डिसेंड है, दे आर सेम ब्रीड। ठीक है, बट क्या होगा ना कि इनके करेक्टर या इनके करेक्टर में कुछ ना कुछ कमियां आ सकती है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो अगर ऐसे हैं तो हमको क्या है, कभी कभार इनको आपस में रामलाल की कोई गाय को श्यामलाल के किसी बैल से ऐसे ब्रीड कराने पड़ेंगे। 4 to 6 जनरेशन के बाद वाले जो होते हैं उसमें काफी वेरिएशन आ जाते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन वगैरह आ जाएगा। तो देखते हैं, पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। देखिए, इनब्रीडिंग रेफर्स टू द मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल विद इन द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन। मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल विद इन द विथ द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन, केवल 4 to 6 जनरेशन तक। ठीक है, द ब्रीडिंग स्ट्रेटेजी इज एज फॉलोज। क्या करना है हमको, तरीका क्या है ब्रीडिंग का। ब्रीडिंग का मतलब ऐसे नहीं है कोई सी भी गाय ले लो और किसी भी बैल के साथ में इसको करो। ये काफी, अगर कोई जो जिसका एम है ब्रीड करने का और उसका एम है हाई यील्डिंग वैरायटी लेने का, तो उसको कई स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। क्या, देखिए, द ब्रीडिंग स्ट्रेटेजी एज फॉलो, सुपीरियर मेल एंड द सुपीरियर फीमेल ऑफ द सेम ब्रीड आर आइडेंटिफाइड। वन हैव टू सेलेक्ट। ऐसा नहीं कि हर गाय को हर बैल के साथ में क्रॉस करा दीजिए, या सारी गायों को एक ही बैल के साथ क्रॉस करा दीजिए, क्योंकि बैलों के नंबर कम ही होते हैं जनरली। ठीक है, ना भी हो तो क्या होगा, हमको सेंटर पे जाना पड़ेगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर पे, वेयर द सीमेंस आर अवेलेबल एंड देयर वी कैन गेट आवर एनिमल बी फर्टिलाइज।
ठीक है। तो सुपीरियर मेल एंड सुपीरियर फीमेल ऑफ द सेम ब्रीड आर आइडेंटिफाइड एंड मेटेड इन पेयर्स। ठीक है। ये जरूरी है कि हम अगर हमको ब्रीड लेना है तो हम सिलेक्शन करा के ले, है ना। और अगर आपको ब्रीडिंग के अलावा आपके केवल आपका आपका एम केवल दूध प्रोड्यूस करना है तो आपको हर फीमेल को ब्रीडिंग कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर ब्रीड नहीं होगी तो वो दूध थोड़ी देगी, है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका हर्ड साइज इंक्रीज हो, आप नहीं चाहते हैं कि गाय आपकी बेकार हो गई, वो किसी काम की नहीं है, तो आप उसके बच्चा अच्छा यही रहेगा कि उसकी कंटिन्यूटी नहीं करा करके उसको लेट इट डाई एज अ पीसफुल एज। ठीक है, जब वो मर जब एज हो जाए उसकी मर जाने दो, क्योंकि हम गाय को कुछ और तो कर नहीं सकते हैं। यू कैन नॉट सेल देम और यू कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स। तो उसका तो अल्टीमेट यही है कि इट हैज टू डाई इट्स ओन डेथ। तो वो होगा। और आपको अपना हर्ड साइज बढ़ाना है तो उस केस के अंदर आपको सुपीरियर वैरायटी को सिलेक्ट करना, सो दैट उनके बच्चे अच्छे 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 होते चले जाए। ठीक है। और अगर हमने हर गाय को ब्रीड करा के उनके बच्चे ले लिए तो उनकी क्वालिटी खराब होगी, फिर वो और खराब क्वालिटी वाले बच्चे आपस में ब्रीड करेंगे और खराब हो जाएंगे और खराब हो जाएंगे। ऐसा नहीं कराना। तो हमको यहाँ पे क्या है, सिलेक्शन कराना। और फिर उसमें ये लिखा है आगे कि उनके जो बच्चे आ रहे हैं उनमें से भी आपको सिलेक्ट करना है बेस्ट वेराइटी। ठीक है। mated in pair and the progeny obtained from such mating are also evaluated and superior male and superior female are then identified for further mating. सो इट शुड मीन नॉट कि भाई आप हर गाय को हर बैल को ब्रीड करा दें। आपको उसको क्या है, द प्रोगेनी ऑब्टेन इन सच मेटिंग आर द प्रोगेनी ऑब्टेन इन सच ब्रीडिंग आर again evaluated and male and female among them are superior male and female are identified and further mated. तो ये हर स्टेप के अंदर हर जनरेशन में हमको ऐसा करना है। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका हर्ड साइज अच्छा हो और आप चाहते हो कि नहीं यार कोई बात नहीं, 1 किलो 2 किलो 5 किलो दूध तो दे ही रही है, लेट इट कंटिन्यू, तो फिर हमारे हर्ड के अंदर सब तरह की गायें रहेंगी, सब तरह के बैल रहेंगे। तो फिर क्या होगा, वो भूसा ज्यादा खाएंगे, इनपुट विल बी मोर एंड आउटपुट विल बी लेस। ठीक है ना। अब ये बोल रहा है सुपीरियर फीमेल कौन सी होती है। सुपीरियर फीमेल किसको कहेंगे हम, इन केस ऑफ कैटल is a cow or a buffalo that produces more milk per lactation. Now lactation क्या है, that is in one breeding कितने दिन तक वो दूध दे रही है, 1 महीने 1 साल में। ठीक है। तो some of the buffaloes can get मतलब give milk somewhere about 280 to 310 320 days। ठीक है। और इसके अलावा पर डे वो कितना मिल्क दे रही है, वो उस बात पे डिपेंड करेगा कि उसकी क्वालिटी क्या। उसके अलावा वी वुड आल्सो लाइक टू सी दैट द एनिमल शुड नॉट बी फॉलिंग सिक एवरी नाउ एंड देन। पता चलेगा कि वो प्रोडक्टिविटी भी कम हो रही होगी और आपका टाइम भी बिगड़ रहा होगा उसकी केयर करने में, और वो इनपुट भी ज्यादा लग रहा होगा। एवरी टाइम यू विल हैव टू कॉल अ वेटनरी डॉक्टर एंड यू विल हैव टू गिव हिम अ ह्यूज कॉस्ट। ठीक है। सो दैट इज व्हाई वी हैव टू सी दैट द एनिमल शुड बी हेल्दी वन। एनिमल शुड बी क्या कहते हैं, fit to tolerate the local habitat local condition, and yet it could produce more milk। ठीक है। on the other end a superior male or the bull कौन सा होना चाहिए, which gives a superior progeny as compared to those of the other males। तो ये है क्राइटेरिया हमारा सिलेक्शन का। ठीक है। तो आई थिंक द क्लियर थिंग्स आर क्लियर है ना। नाउ नेक्स्ट क्या, ट्राई टू let me start another video। इसका टाइम तो हो गया।